दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों करंट अफेयर की ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। अभी तक करंट अफेयर आपको मैं नहीं पढ़ाता था, ठीक है, बट अभी आज से आपको एक नए स्वरूप में करंट अफेयर पढ़ने को मिलेगा। और जो टेस्टिंग हम लोग पिछले 1 वीक से कर रहे थे वो अभी सही हो चुकी, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली सीरीज देख करके काफी मजा आने वाला है, ठीक है। तो 3 अक्टूबर का करंट अफेयर जो आज सुबह जाने वाला था बट थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कल से अपने टाइम पे जाएगा, ठीक है, सुबह के 5 बजे ये डेली करंट अफेयर में आपको मिलेगा। आप आज सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न देखना कि क्वेश्चन का लेबल कैसा रखा गया, बहुत मजेदार लेबल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी इसका टेस्ट नहीं देते हैं या पीडीएफ नहीं लेते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि दोस्तों आप भी जाकर के टेस्ट दीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो जो आपको बनाए जाते हैं डेली करंट अफेयर में उसके लिए टेस्ट की व्यवस्था भी की गई है। अगर आप टेस्ट देंगे तो इससे मजबूती आपको ही मिलने वाली है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, मैं जो है स्टडी 91 पर 3 क्लास लेता हूं अभी। इसके अलावा करंट अफेयर के अलावा एक सुबह की 11 बजे क्लास रहती है जीके जीएस की क्लास, ठीक है। वो थोड़ा सा 2 दिन से गड़बड़ चल रही थी, लेकिन अभी वो अपने टाइम पे आएगी, ठीक है। तो उसको याद रखेगा। एक 11 बजे, दूसरा आपका है 5 बजे साइंस की सीरीज चलती है, और रात में 11 बजे सिविल सर्विसेज के लिए स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं, ठीक है। वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, तो आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि 3 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन कौन से थे, जरा ध्यान से पढ़िएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत दमदार है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में अपनी अपराध की वार्षिक रिपोर्ट 2019 जारी की है, ठीक है। 2019 को आधार बना करके रिपोर्ट जारी किया गया है, और किसने जारी किया है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इसे जारी किया है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। क्या बताना है? सिर्फ और सिर्फ यहां पर देखिए, देख पा रहे होंगे, सत्य कथन आपको बताना है। लिख रहा है एससी और एसटी के सदस्यों के खिलाफ अपराधों में क्रमशः 7% और 26% की वृद्धि हुई है। क्या यह कथन सत्य है? ध्यान से सोच समझ के बताइए। एससी और एसटी में, एससी में लिख रहा है 7%, शेड्यूल कास्ट में 7%, और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइबल वाले जो लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उनके खिलाफ जो अपराध दर्ज किए गए हैं उसमें वृद्धि हुई है 26% की। अच्छा, वृद्धि कब को आधार माना गया है? जाहिर सी बात है 2019 की रिपोर्ट है, तो 2018 को आधार मान करके वृद्धि बताई जा रही। क्या पहला वाला कथन सत्य है? आप अपनी कॉपी में नोट करके रखो। दूसरा कथन लिख रहा है 2019 में अनुसूचित जाति के खिलाफ, अनुसूचित जाति के खिलाफ यानी एससी के खिलाफ सर्वाधिक अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं, ठीक है। एससी कैटेगरी जो होती है उसमें सर्वाधिक अपराध कहां पर दर्ज किए गए? पूरे भारत में तो केवल उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पर बिहार है, ठीक है। तो ये दे रहा है, क्या ये कथन सत्य है? अपने दिमाग में फीड करो, अगर सत्य है तो अपने कॉपी पे टिक कर लो, क्योंकि ऑप्शन में आपको इसी तरह मिलाना है। 1 2 3 4 5 सही है, 1 2 3 4 सही है, 2 3 4 सही, ऐसे करके लिखना है। क्या द्वितीय कथन सत्य है? एक एक कथन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में प्रश्न आए तो बता देना मुझे, ठीक है। आगे देखो, अनुसूचित जनजाति, यहां तो अनुसूचित जाति की बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, फिर आपके राजस्थान में होता है, फिर बिहार में होता है। लिख रहा है अनुसूचित जनजाति के खिलाफ सर्वाधिक अपराध मध्य प्रदेश में होते हैं, यानी एसटी के ऊपर जो सबसे ज्यादा अपराध होता है वो मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। उसके पश्चात राजस्थान और उड़ीसा है। कहने का मतलब एससी और एसटी दोनों में राजस्थान का दूसरा स्थान है, ठीक है। और एससी में आप इसके कहने के अनुसार उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि एसटी में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। चौथा कथन पढ़ो, अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाओं के बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वोच्च स्थान पर रहा। किसमें बोल रहा है? लिख रहा है कि अनुसूचित जाति जो एससी से संबंधित महिलाएं होती हैं उनके बलात्कार के मामलों में क्या उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, और उसके पश्चात दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, ठीक है। पांचवा कथन दे रहा है जनजातीय महिलाओं के बलात्कार की सर्वाधिक घटनाएं, यानी जो एसटी में सर्वाधिक घटनाएं हैं वो मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। आपको बताना सत्य कथन कौन सा है। देखिए, करंट अफेयर में मैं एक रिवॉल्यूशन लाने वाला हूं, ठीक है, मतलब एकदम डिफरेंट पैटर्न से। अभी तक मैं कभी आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ाता था, अभी करंट अफेयर पे पूरा मेहनत आपको आज दिखाई देगा कि वाकई नितिन सर ने जो क्वेश्चन छांट के दिया है, जो पैटर्न रखा है, ये पैटर्न क्या हमारे मुझे अपडेट करेगा। करंट अफेयर आपको अपडेट करता है, और एक एक करंट अफेयर, एक एक दिन का करंट अफेयर आपके लिए मायने रखता है। इतने मैंने 5 कथन बताए, आपको बताना है 5 में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूं।
यहां पर जो पहला कथन दे रहा है कि एससी और एसटी में, ध्यान दीजिएगा, जो एससी और एसटी की बात कर रहा है दोस्तों, तो याद रखिए एससी में जो अपराधों की वृद्धि हुई वो 7% की हुई है, सही है। और एसटी में अपराधों की वृद्धि कितनी हुई है? 26% की हुई है। ये पहला कथन जो दे रहा है वो सत्य है। जिन्हें नहीं याद है वो याद कर लें। दूसरा कथन लिख रहा था कि 2019 में अनुसूचित जाति यानी एससी के खिलाफ सर्वाधिक अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए, एकदम सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है और बिहार तीसरे स्थान पर। ये कथन भी बिल्कुल सही है। याद रखेगा एससी कैटेगरी में सबसे ज्यादा आपराधिक मामले जो दर्ज किए गए हैं, ठीक है, या हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे बिहार। जो इसके बाद वाला कंडीशन दे रहा है एसटी पर, ठीक है, एसटी के खिलाफ सर्वाधिक अपराध में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है और उड़ीसा जो है वो तीसरे स्थान पर है, ठीक है। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, यानी तीसरा वाला भी कथन बिल्कुल सत्य है। याद रखेगा एससी में उत्तर प्रदेश पहले पे, राजस्थान दूसरे पे, बिहार तीसरे पे, जबकि एसटी में यानी शेड्यूल्ड ट्राइबल वाले जो लोग हैं उनमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, राजस्थान दूसरे पर, उड़ीसा तीसरे स्थान पर है। ये 1 2 3 सब सही है। चौथा देखिए लिख रहा है अनुसूचित जाति से संबंधित, किसमें? अनुसूचित जाति यानी एससी से संबंधित महिलाओं के बलात्कार के मामलों में उत्तर प्रदेश सर्वोच्च स्थान पर रहते, गलत है। उत्तर प्रदेश याद रखें दोस्तों पहले स्थान पर नहीं है, पहले स्थान पर है राजस्थान, एससी में बात कर रहा हूं, ठीक है। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसको याद रखेगा मध्य प्रदेश। ये थी यहां पर याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है अगर मैं एससी महिलाओं से संबंधित बलात्कार की बात करता हूं तब, ठीक है। और वहीं मैं अगर एसटी की बात करूं तो एसटी में जो बलात्कार हुए हैं याद रखेगा इसमें सर्वाधिक घटनाएं कहां पर हुई हैं? मध्य प्रदेश में हुई। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो यानी कहने का मतलब क्या है? 1 2 3 और 5 सही है, चौथा वाला क्या है? ये गलत कथन। और आपसे पूछा था कि कौन सा सत्य है, तो सत्य कथन क्या आ जाएगा? याद रखिएगा 1 2 3 और 5 सत्य, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैंने आपको एकदम डिस्क्राइब कर दिया, एक भी लाइन एक्स्ट्रा यहां पर नहीं दिया गया। समझ में आया? तो याद रखें दोस्तों आपकी परीक्षा में यहां से 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर नहीं बिलीव है तो देख लेना, आज मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं। आपको भी एहसास हो रहा होगा। देखिए आप परीक्षार्थी हैं, आपको हर बात पता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। और यही देखो कि 3 अक्टूबर में जो मैं करंट अफेयर आपको दे रहा हूं उसका लेवल ज्यादा टच करो। ये मार्केट में जितने भी लोग पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, इवन स्टडी 91 भी, आप सबका कंपैरिजन करना जरूर से। चलो आगे बढ़ता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला लिख रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसमें? ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। जैसे ब्रह्मोस नाम आता है आपको 2-3 बातें तो याद होनी चाहिए, लेकिन क्या आपको याद है? क्योंकि उसी पे कथन आपका बना है। सुनिए लिख रहा है इस मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी जो इसरो है, इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। कह रहा है इसरो ने इसकी स्थापना किया, बनाया इस मिसाइल को, ब्रह्मोस मिसाइल को। कह रहा है सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य? एकदम सिंपल क्वेश्चन रखा हूं। मैं एक पल के लिए मान सकता हूं कि पहला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन यह क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। जल्दी बताइए जल्दी से बताइए सही क्या है गलत क्या है, सोच समझ के। तो याद रखिएगा दोस्तों यहां पर दिए गए दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल असत्य हैं, सत्य नहीं है, बिल्कुल असत्य है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल को इसरो ने नहीं डीआरडीओ ने बनाया। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। यार जितनी भी मिसाइल बनती है, टैंक बनते हैं, तोप बनते हैं, हेलीकॉप्टर बनते हैं, इन सभी को याद रखेंगे डीआरडीओ ही बनाता है, ब्रह्मोस नहीं, ठीक है, ब्रह्मोस नहीं। ब्रह्मोस जो होता है वो स्पेस रिसर्च से संबंधित काम करता है। जो रिसर्च होते हैं, ठीक है, जो रिसर्च होते हैं किस लेवल पर? स्पेस के लेवल पर, ठीक है, उस पर वो काम करता है। और दूसरा लिख रहा है कि सतह से वायु, तो गलत है दोस्तों। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, तो इसको याद रखेगा। मैं डिफेंस स्पेशल सीरीज पर काम कर रहा हूं दोस्तों, जिसमें पिछले 1 साल में भारत ने डिफेंस में क्या कुछ पाया है, क्या अचीव किया है, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। तो याद रखेगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? न तो 1 न तो 2। चलो आपको दिखा देता हूं
यहां पर देखिए डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है आपको, लिख रहा है कि स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन के साथ ही कई अन्य, अच्छा इसमें बहुत सारा अपडेट किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल आज का नहीं, बहुत दिन से है, लेकिन समय समय पर इसमें चीजें अपडेट की जाती हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा स्कॉर्पियो का नया वर्जन आता जा रहा है, ठीक है। पुरानी वाली स्कॉर्पियो नई वाली स्कॉर्पियो में अंतर है ना, बस वैसे ही जान लो। ब्रह्मोस मिसाइल जो पुरानी वाली थी, इसमें समय अनुसार क्या कर रहा है यार, इसको अपडेट किया जा रहा है और नई नई चीज मिला के जोड़ी जा रही। वो सभी चीजें मेक इन इंडिया के तहत लाई जा रही, मेक इन इंडिया, ठीक है। तो कह रहा है मेक इन इंडिया उप प्रणालियों से युक्त सतह से सतह मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का उड़ीसा के बालासोर के निकट जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और ब्रह्मोस जो है ये लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, इसकी अधिकतम गति मैक में 2.8 मैक है, ठीक है। 2.8 मैक, मैक जब आता है तो याद रखिए ध्वनि के कितना गुना, तो 2.8 गुना स्पीड से इसकी चाल है। कह रहा है इस मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, वजन लगभग 2 से लेकर 5 टन है और मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर है। तो इन सभी तथ्यों को आप याद रखने वाले हो, बोलो याद रखोगे ना, याद रखना परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलो अगला देखो, सिंपल क्वेश्चन दिया हूं, वन लाइनर क्वेश्चन है, आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। लिख रहा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन किस मंत्रालय की पहल है? एक नया पहल शुरू किया गया है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन, ठीक है। यह पहल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? लिख रहा है गृह मंत्रालय की तरफ से पहल स्टार्ट किया गया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, या फिर युवाओं को मोटिवेट करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है, या फिर कोई ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से कोई योजना लाई गई ग्रामीणों के लिए। तो आपको क्या उत्तर लगता है इसमें हो जाएगा? जल्दी से सोच और समझ करके उत्तर दीजिए, ठीक है। इत्मीनान से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, परेशान मत होइए, ठीक है। और करंट अफेयर ऐसा ही पूछा जाता है परीक्षा में, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंबेडकर, तो अंबेडकर के कहने का मतलब है कि जो पिछड़े हुए जाति के लोग हैं, एससी एसटी वाले, उनके लिए योजना लाई जा रही है सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन। तो इनोवेशन यानी इनोवेशन को ध्यान में रखते हैं। इनोवेशन क्या होता है? यानी जब आप कोई नया आविष्कार करते हो, कोई नया खोज करते हो, उसको इनोवेशन नाम दिया जाता है। तो उसके लिए यह एक स्टार्टअप योजना है, तो याद रखेगा। करा कि हाल ही में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति यानी एससी के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन का शुरुआत किया है। इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा दोस्तों? तो याद रखिए अगले 4 वर्षों में स्टार्टअप विचारों के साथ 1000 अनुसूचित जाति के युवाओं की पहचान की जाएगी और उन्हें फंडिंग के तौर पर 3 साल में 30 लाख रुपया दिया जाएगा ताकि वो अपने स्टार्टअप को जो है स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो याद रखिए एससी कैटेगरी के उत्थान के लिए इस तरह की योजना लाई गई है, तो काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ब्लू अमोनिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फिर से पढ़िए क्वेश्चन, ब्लू अमोनिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है, ठीक है। पहला कथन लिख रहा है यह नासा के आर्टेमिस चंद्र मिशन का हिस्सा है। ब्लू अमोनिया नासा जो आर्टेमिस मिशन निकाल रही है, जिसके तहत अब जो है 2024 तक क्या किया जाएगा, फिर से एक बार नासा क्या करेगा, चंद्रमा पर जाएगा, ठीक है, भेजेगा अपना दल, तो उसको लेकर है कि यह उसका एक हिस्सा है। दूसरा लिख रहा है यह चीन की खतरनाक मिसाइल में प्रयोग किया जाने वाला एक रासायन है जो चीन अपने मिसाइल में इस्तेमाल करता है, ब्लू अमोनिया। तीसरा लिख रहा है यह उत्तरी कोरिया द्वारा तैयार किया गया केमिकल वेपन है। उत्तरी कोरिया का नाम आती है, किम जोंग का नाम सुना होगा आपने, करा उसके द्वारा तैयार किया गया केमिकल वेपन है। केमिकल वेपन जानते हैं ना, बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन, बड़े खतरनाक वेपन होते हैं, ठीक है। और चौथा लिख रहा है यह दुनिया की पहली कार्बन मुक्त गैस है जो प्रदूषण रोकने के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, नाम है अमोनिया, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या है, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जरा आप ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा है ब्लू अमोनिया के संबंध में
कौन सा कथन क्या है, असत्य है। जो असत्य कथन है, जो गलत कथन है, उसके बारे में आपको बताना है, असत्य कथन के बारे में। यानी इसमें से असत्य कौन सा है, सत्य नहीं बताना है, गलत कौन सा है वो बताना है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, जो पहला कथन दे रहा है कि नासा के आर्टेमिस चंद्र मिशन का हिस्सा है, यह बिल्कुल गलत है, इसका कोई संबंध आर्टेमिस मिशन से नहीं है। दूसरा जो लिख रहा है, यह चीन की खतरनाक मिसाइल में प्रयोग किया जाने वाला एक रासायन है, यह भी गलत है। और तीसरा जो लिख रहा है, यह उत्तरी कोरिया द्वारा तैयार किया गया केमिकल वेपन है, यह भी गलत है। चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पे, सत्य। मतलब कि आपसे पूछा था असत्य कौन सा है, तो याद रखिएगा 1, 2 और 3 क्या है, यही असत्य है। समझ रहे हैं, 1, 2, 3 क्या है, यही असत्य है। परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आएंगे और अब से स्टडी 91 पर आपको इसी तरह के प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। मुझे पता है कि थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन क्या करूं, मुझे परीक्षा पैटर्न को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 1, 2, 3 यहां गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सत्य उत्तर है, मतलब सही जो है वो बता रहा हूं। इस प्रश्न के हिसाब से पहला, दूसरा और तीसरा यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असत्य पूछा था तो पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, असत्य है, ठीक है। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल आपको दे देता हूं। दोस्तों ब्लू अमोनिया की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में जापान ने सऊदी अरब से भारी मात्रा में ब्लू अमोनिया मंगवाया है, ठीक है। यह कदम प्रदूषण को रोकने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ब्लू अमोनिया जो है यह जीवाश्म से बने ईंधन का एक नया रूप माना जाता है। इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो लगभग 18% होता है, और सबसे बड़ी बात कि यह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता, यह कार्बन मुक्त गैस माना जा रहा है। दुनिया की पहली कार्बन मुक्त गैस वो ब्लू अमोनिया है, याद रखेगा। ब्लू अमोनिया को पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बाई प्रोडक्ट की तरह बनाया जाता है, ठीक है। और सऊदी अरब की एक तेल कंपनी, बहुत बड़ी तेल कंपनी है आरामको, क्या नाम है, आरामको, वो इस नए ईंधन स्रोत के निर्माण में अग्रणी कंपनी है। ब्लू अमोनिया से बिना प्रदूषण के ही बिजली बनाई जा सकती है। इस तरह से पर्यावरण के लिए काफी सचेत है। जापान दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो बड़े स्तर पर अमोनिया को कार्बन उत्सर्जन कम करने के काम में लाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप चीजों को याद रखेंगे, परीक्षा में कहीं से कुछ भी चीजें पूछी जा सकती हैं। मेरा काम है आपको एक एक तथ्य के बारे में बताना, समझाना। और देखिए ब्लू अमोनिया के बारे में आपसे जापान और सऊदी अरेबिया के रिलेशन के बारे में पूछ सकता है, कार्बन मुक्त गैस के बारे में पूछ सकता है, हाइड्रोजन जो 18% है वो भी इंपॉर्टेंट है, या आरामको कंपनी के बारे में पूछ सकता है, या फिर जिस तरह से मैंने बताया आपको इस तरह से फंसाऊं वाले क्वेश्चन भी दे सकता है। चलो इसका उत्तर तो बता ही दोगे। बताओ, हाल ही में चर्चा में रही ओसुडू झील कहां पर स्थित है। ओसुडू झील ये एक मानव निर्मित झील है, बता दे रहा हूं, ठीक है। ये एक मानव निर्मित झील है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग इस झील के बारे में जानते होंगे। ओसुडू झील लिख रहा है केरल में है, तेलंगाना में है, पुदुचेरी में है, या फिर उत्तराखंड में है। बताइए ओसुडू झील कहां पे, अभी चर्चा में बनी थी ओसुडू झील, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये ओसुडू झील है पुदुचेरी में। कहां पर है, पुदुचेरी में है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पुदुचेरी में। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिख रहा है ओसुडू झील को हम ऑस्टेरी झील के नाम से भी जानते हैं। ओसुडू को ऑस्टेरी झील के नाम से भी जानते हैं। यह पुदुचेरी में स्थित है, यह एक मानव निर्मित झील है। और याद रखेगा ओसुडू झील को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स द्वारा एशिया के महत्वपूर्ण वेटलैंड में से एक माना गया। भारत में टोटल वेटलैंड कितने थे अभी तक, 27 थे। लास्ट टाइम 27 से बढ़ करके वेटलैंड की संख्या कितनी हो गई है, 37 हो गई है। यानी इसमें 10 की वृद्धि हो गई, 10 नए वेटलैंड लाके जोड़े गए, अब इनकी संख्या 37 हो गई। उन 10 में बात करें तो याद रखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 6 स्थान, पंजाब में 1 वेटलैंड, और महाराष्ट्र में कितने हो जाएंगे, 6, 1, 7, 3, 10, ठीक है। सॉरी, पंजाब में 3, 6, 3 और महाराष्ट्र में 1, ठीक है। पंजाब में 3 था और महाराष्ट्र में 1, और 6 उत्तर प्रदेश में। ये टोटल 10 अभी नए ऐड किए गए थे। तो इस समय वेटलैंडों की संख्या कितनी हो गई, 37। तो परीक्षा में वेटलैंड भी पूछा जा सकता है कि वेटलैंड की कुल संख्या कितनी है, तो 37। कितने नए ऐड किए गए थे, 10। कितने पहले थे, तो 27। उत्तर प्रदेश में कितने ऐड किए गए, 6। महाराष्ट्र में कितना, 1। पंजाब में कितना, 3। और उन्हीं में से एक ओसुडू झील है, इसको याद रखेगा। इस झील में वनस्पति विविधता काफी अधिक पाई जाती है। यह झील प्रवासी
एविफोना के साथ साथ देसी पक्षियों को गर्मियों और सर्दियों का सहारा देती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कैसा लगा पढ़ करके आज का करंट अफेयर? मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आएगा अगर आपने इस तरह से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दिया। स्पेशली सिविल सर्विसेज परीक्षा को ध्यान में रख के इस तरह के करंट अफेयर दिए जा रहे हैं आपको। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखेगा डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखेगा भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण सैंड बॉक्स, एक सैंड बॉक्स नाम है इसके साथ जुड़ करके, IRDAI सैंड बॉक्स से संबंधित है। इस सैंड बॉक्स से संबंधित क्या है? लिख रहा पहला कथन, IRDAI सैंड बॉक्स में शामिल होने के लिए किसी कंपनी का शुद्ध मूल्य कितना होना चाहिए? कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, पहला कथन है। दूसरा कथन दे रहा है उसका कम से कम 1 वर्ष का वित्तीय रिकॉर्ड तो होना चाहिए, केवल 1 वर्ष का वित्तीय रिकॉर्ड। तीसरा लिख रहा है इस सैंड बॉक्स में कंपनियों को 5 श्रेणियों के अंतर्गत अपने उत्पाद का 1 वर्ष तक परीक्षण करने की छूट भी दी गई है। कितना? 5 प्रोडक्ट का 1 वर्ष तक छूट दिया गया। आपको बताना है कौन सा सत्य है। आप कहेंगे सर इस तरह के करंट अफेयर आपको मिले कहां से? मैंने इतने सारे करंट अफेयर पढ़ा, आपने पढ़ा होगा ना, 3 अक्टूबर का करंट अफेयर आपने अलग अलग चैनल पे जाके पढ़ा होगा। एक बार कंपेयर करिएगा, एक बार कंपेयर जरूर से करिएगा। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको सही गलत का नॉलेज होगा। आप करिए कंपेयर, जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यह देखना बड़ी बात है। ठीक है भाई, वो भी आपको फ्री में दे रहे हैं, हम भी आपको फ्री में दे रहे हैं, तो फ्री और फ्री की तुलना करेंगे तो जो सबसे ज्यादा अच्छा है वो आप पढ़ेंगे ना। समय जरूरी है, देखिए ध्यान से। लिख रहा IRDAI सैंडबॉक्स। मैं आपको बता दूं ये जो सैंडबॉक्स की बात कर रहा है दोस्तों, इसमें कंपनी, कोई नई कंपनी अगर आती है तो उसका शुद्ध मूल्य ज्यादा नहीं, 1 करोड़ बहुत ज्यादा कर दिया, 10 लाख, जो आपकी सोच से परे, केवल 10 लाख। ठीक है, 10 लाख रुपए होना चाहिए, करोड़ नहीं, 10 लाख रुपए होना चाहिए। तो 1 करोड़ वाला पहला वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। दूसरा लिख रहा है कि जिसका कम से कम 1 वर्ष का वित्तीय रिकॉर्ड होना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। और जो तीसरा लिख रहा है कि इसमें कंपनियों को 5 श्रेणियों के अंतर्गत अपने उत्पादों का 1 वर्ष तक परीक्षण करने की छूट दी जाएगी, यह भी सत्य है। अच्छा, जो बीमा कंपनी होगी, यानी यहां पर केवल दूसरा, कौन सा सही होगा? केवल दूसरा और तीसरा सही हो गया, पहला हो गया गलत। अच्छा, आपसे पूछा क्या है? बाप रे बाप, अब देखो करा पहला और दूसरा, अब जल्दीबाजी में दूसरा तीसरा करेगा ना, वो पता चला कि इसको सही कर दिया, इसको सही कर दिया कि दूसरा तीसरा। अरे यहां असत्य लिखा है और आपको क्या बताना है? आपको जो सत्य है वो बताना है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है बताइए? इसमें से दूसरा और तीसरा सत्य है, तो चाहे दूसरा तीसरा सत्य कर दीजिए, चाहे पहला असत्य कर दीजिए, बात एक ही है। देखिए, आप अगर दूसरा तीसरा सत्य बताते हो, इसका मतलब पहला क्या है? केवल एक असत्य है। जल्दीबाजी में झटका कहां से लगता है आज पता चला आप लोगों को। परीक्षा में इस तरह के कंफ्यूजन वाले भी क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो जो लोग जल्दीबाजी में, पता चला जिन लोगों को याद भी है वो लोग इसको टिक करके चले आए। भैया नहीं, आप पढ़िए क्या बोल रहा है। आप तीनों कथन पढ़े, आपको लगा सर पहला कथन तो गलत है, क्यों? उसमें 1 करोड़ दिया था, होता 10 लाख रुपए है। ठीक है, तो सर गलत है। तो या तो आप कह लो कि केवल एक असत्य है, केवल एक क्या है वो रॉन्ग है, या तो आप ये कह लेते हैं कि 2 और 3 क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन में क्या मैच कर रहा है? देखिए 2, 3 ऑप्शन में सत्य तो दिया नहीं है, तो असत्य दिया है, तो यहां पर चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझसे मत कहना कि सर आपने बताया नहीं। तो जो चीजें बताई हैं उतनी चीजें सैंडबॉक्स में। हाँ, एक चीज और बता दूं, वो 5 जो उत्पाद दे रहे थे, वो 5 उत्पाद कौन कौन से हैं? तो याद रखेगा, बीमा का आवेदन करना, बीमा का आवेदन ये पहला है, बीमा का वितरण करना, आवेदन या वितरण आ गया उसमें। ठीक है, बीमा उत्पाद आ गया, अंडर राइटिंग आ गया, पॉलिसी आ गया, और दावों का निस्तारण, यानी जो क्लेम होता है उसका निस्तारण करना। ठीक है, ये 5 ऑप्शन आते हैं यहां पर। चलिए अगला देखिए, हाल ही में भारत में स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की गई जिसमें निम्न कथन समाहित हैं। जल्दी से बताइए, वो आपने पढ़ा क्या? अभी हाल फिलहाल में आया है भारत में स्वास्थ्य रिपोर्ट। क्या आपने स्वास्थ्य रिपोर्ट को पढ़ा? नहीं पढ़ा। आपने स्वास्थ्य रिपोर्ट को नहीं पढ़ा, आपने अपराध का जो रिपोर्ट आया वो रिपोर्ट को नहीं पढ़ा। परीक्षा में कैसे आप कहते हो कि आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लिया है? आप ध्यान से पढ़ो यहां पे। ठीक है, लिख रहा है वित्त वर्ष 2020 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितना था? 1.29% था। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद का, यानी जो सकल यानी ग्रास, घरेलू माने डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी का 1.29% ये वित्त वर्ष 2020 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर कुल व्यय किया गया। ठीक है, जीडीपी का कितना?
1.29%। क्या यह कथन सत्य है? अरे जब रिपोर्ट पढ़ा होगा तब ना बताएगा सत्य है। हाँ, तो पढ़िए। दूसरा देखिए, कुल सार्वजनिक व्यय में, ये जितना कुल सार्वजनिक व्यय हुआ ना, इसमें केंद्र की हिस्सेदारी कितनी थी? 75% की थी। क्या यह कथन सत्य है? तीसरा, करा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता। अरे बाप रे, अगर ये राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है तो केंद्र का योगदान तो कम होगा। यानी दूसरे और तीसरे में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिया हुआ है। या तो दूसरा सत्य है तो तीसरे को सत्य मानिए, और या तीसरा असत्य है तो दूसरे को सत्य मानिए। कोई एक तो करना पड़ेगा ना। एक तरफ कह रहा है कि सार्वजनिक व्यय में केंद्र की हिस्सेदारी 75% है। अगर केंद्र की हिस्सेदारी है तो यानी केंद्र सूची के विषय में भी आएगा, और दूसरी तरफ लिख दे रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है। तो आप बताओ क्या होने वाला है? आप बताओ कितने लोगों को पता है सूचियों के बारे में? 3 तरह की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची ये इस पे जितने भी विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार वो केंद्र सरकार को होता है, और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को। समवर्ती दोनों मिलकर करते हैं। तो क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है या फिर संघ और समवर्ती का विषय है? जल्दी से बताइए, सोचिए, समझिए, उत्तर दीजिए। ठीक है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है, आपको भी फील ही हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा, ये जो पहला कथन दे रहा है ये तो सत्य है। ठीक है, कि जीडीपी का 1.29% जो है स्वास्थ्य पर खर्च किया गया, ये बिल्कुल सत्य है। जो दूसरा लिख रहा है कि सार्वजनिक व्यय में केंद्र की हिस्सेदारी ये 75% थी, तो ये 75 नहीं थी, ये केवल 25% थी। कितनी थी? 25% थी। इस वजह से ये कथन क्या हो जाएगा? यहां पर गलत हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा वाला लिख रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार देखा जाए तो पहला और तीसरा क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। पहला और तीसरा समझ में आया? आया समझ में? आया तो बस वीडियो को आप शेयर कर दो। निवेदन है दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। मत भूलिए कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपको यहीं पे मिलता है। बाकी चीजें मैंने बता दिया ना। चलो, ज़ॉम्बी फायर क्या है बताइए जल्दी से। हाल ही में चर्चा में रहा ज़ॉम्बी फायर क्या है? ज़ॉम्बी फायर सर बड़ा अटपटा सा नाम लगता है। वैसे सर मैंने ज़ॉम्बीज मूवी देखा है, ठीक है, वो वाला ज़ॉम्बी है क्या? नहीं यार, उससे कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन पढ़ो। लिख रहा है टुंड्रा क्षेत्र में लगने वाली आग। क्या बात कर, टुंड्रा में तो बर्फ होता है सर, बर्फ में कैसे आग लगेगी? मजाक कर रहा है। चलो आगे देखो, मरुस्थल में लगने वाली आग। सर मरुस्थल में तो पेड़ पौधे ही नहीं होते हैं, आग कैसे लगेगी? हम क्या जाने, आप उत्तर बताओ। तीसरा लिख रहा है क्षुद्र ग्रहों का जलता रूप। क्षुद्र ग्रहों का, सर वो जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं क्षुद्र ग्रह, जैसे कि अगर मैं 4 प्राकृतिक ग्रहों की बात कर दूं और गैसीय ग्रहों की लास्ट वाली बात कर लूं, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बाद क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी है। करा उसमें क्षुद्र ग्रहों का जलते हुए रूप को ज़ॉम्बी फायर कहा जाता है, या फिर सूर्य की सतह पर लगने वाली आग को ज़ॉम्बी फायर कहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। हालिया में हुए शोध के अनुसार यह कहा गया कि सूर्य की सतह पर लगने वाली आग को ज़ॉम्बी फायर कहा जाता है। ऐसा है क्या? बताओ कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों बता दूं, यहां पर जो सत्य कथन होगा वो है ऑप्शन नंबर 1। याद रखेगा, ना तो 2, ना तो 3, ना तो 4। याद रखिए, टुंड्रा क्षेत्र में जो भी वनस्पति होती है, जब कभी धीरे धीरे उसमें आग लग जाती है, ये आग बड़ी धीरे धीरे लगती है, इसकी खासियत है। ठीक है, तो याद रखिए उसे ज़ॉम्बी फायर के नाम से जाना जाता है। और अभी हाल फिलहाल में ज़ॉम्बी फायर ने एक बड़ा रूप ले लिया है, इस वजह से चर्चा में आ गया है। लिख रहा है ज़ॉम्बी फायर आग का एक ऐसा स्वरूप है जो भूमिगत रूप से जलती रहती है और फिर कुछ समय पश्चात सतह पर उत्पन्न हो जाती है। पहले अंदर अंदर जलती है, फिर एक बार अचानक से क्या हो जाती है? सतह पर पैदा हो जाती है। जमे हुए टुंड्रा क्षेत्र में लगने वाली आग की घटनाओं के साथ ज़ॉम्बी फायर की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में आग उन क्षेत्रों में भी फैल रही है जो पहले आग प्रतिरोधी क्षेत्र थे। ठीक है, यानी वहां आग आज तक नहीं फैली थी, लेकिन आज आग जो है वो फैलकर वहां तक चले गए। करा आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित टुंड्रा क्षेत्र शुष्क होता जा रहा है और वहां की वनस्पतियां जैसे मांस, घास, छोटी झाड़ियां, ये सभी धीरे धीरे आग पकड़ने लगी हैं। ठीक है, तो ये कथन आप याद रखेगा, ज़ॉम्बी फायर। परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित एस्केप क्लॉज क्या है? आज आप परेशान हो जाओगे ना आप कहोगे सर पता नहीं कहाँ कहाँ से आप क्वेश्चन पूछ दे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि ये घटनाएं 3 अक्टूबर को ही घटी थी या 2-4 महीने 6 महीने पुरानी घटनाएं। नहीं दोस्तों, ये मैं रिसेंट की घटनाओं पर चर्चा आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, ये सोचिए आप भी करंट अफेयर पढ़ते हैं और मैं भी करंट अफेयर पढ़ता हूँ। मुझे भी करंट अफेयर पढ़ने के लिए चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, कभी लोकसभा टीवी, कभी राज्यसभा टीवी, कभी जाके पत्रिकाओं के बारे में, कभी मैगजीन उठा करके, मैगजीन मतलब जो ऑनलाइन मैगजीन है, ठीक है, उसमें अपडेट होता रहता है,
या फिर विज्ञान प्रगति हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, द हिंदू का एडिटोरियल हो गया, उसका पेपर हो गया, या फिर जो है अलग अलग बहुत जगह बहुत सारे रिसोर्स हैं, उन सभी PIB हो गया, ठीक है, इन सभी रिसोर्सेज पे जा करके चीजें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बनेगा कभी भी। चलो आगे देखो, हाल ही में चर्चित स्किप क्लास क्या लिख रहा है, ट्रेजरी बिल में संशोधन करना, ये स्ट्रिप क्लास होता है। ट्रेजरी बिल जानते हैं ना, सरकार ट्रेजरी बिल जारी करती है, ठीक है। दूसरा लिख रहा है बजट को संशोधित करना, जब सरकार कभी बजट में जो चीजें बता दी गई और बजट को ही संशोधित करने लगे तब उसे स्किप क्लास का नाम दिया जाता है। बजट घाटे को संशोधित करना या फिर राजकोषीय घाटे को संशोधित करना। सही उत्तर क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है दोस्तों राजकोषीय घाटे को संशोधित करना। याद रखिए, वैसे राजकोषीय घाटे को संशोधित नहीं किया जाता इन जनरल, लेकिन सरकार चाहे तो इसके क्लास के माध्यम से राजकोषीय घाटे में 0.5% का संशोधन कर सकती है। लिख रहा है इसके क्लास सरकार को यह अनुमति देता है कि अर्थव्यवस्था यदि गंभीर तनाव की स्थिति में पहुंच गई है, इसमें आप देख रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था लगातार गिरती हुई नजर आ रही है, ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था जो है ये तनाव की स्थिति में अगर पहुंच गई है तो अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को, जितना लक्ष्य रखा गया है उसमें 0.5% अंकों तक वो संशोधन कर सकती है। और अगर पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो सरकार को 2019-20 के बजट में जो निर्धारित राजकोषीय घाटा था वो 3.3% के लक्ष्य से 3.8% के लिए विचलन के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में उल्लिखित इसके क्लास यहां पर लेना पड़ा। यानी सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे के लिए जो परसेंटेज तय किया था उसमें संशोधन किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरकार को लगा कि इसको हम लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे, इस वजह से उसे स्क्लिप काज का सहारा लेना पड़ा। आपने उधारी का भी नाम सुना होगा, अगर सरकार द्वारा लिया गया जो ऋण होता है यह बजट दस्तावेज में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आता है, ये उधारी अलग चीज होती है, तो उधारी की तुलना आप यहां मत करेगा। सामान्यतः सरकार सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल को जारी लेकर के उधार लिया करती है। सरकारी प्रतिभूति जब जारी होती है या जो ट्रेजरी बिल होता है या NSC होता है, ये सब कुछ सरकार की तरफ से जारी किया जाता है, आम पब्लिक इसको परचेज करती है और उसी से सरकार को फंड आता है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, एक लड़ाई और, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। लिख रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या बात करते हैं, ठीक है, वृद्ध व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। इस साल की थीम है, ठीक है, पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, ये उसकी थीम थी। अगला कथन लिख रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा कथन यहां पे सत्य है दोस्तों, तो याद रखेगा यहां पर पहला, तीसरा और दूसरा सत्य है, ठीक है। 1 2 3 तीनों सही है, हमेशा गलत नहीं है, ठीक है, तो याद रखेगा 1 2 3 तीनों सही है। 1 अक्टूबर को हर साल क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का दिवस मनाया जाता है। थीम भी उसका सही दिया है, पेंडेमिक्स, ठीक है। और 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ और वृद्ध व्यक्तियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस की 3री वर्षगांठ का यह प्रतीक है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, आप इसके बारे में जानते होंगे। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, इस बार उनकी 191वीं जयंती है। महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई कुछ किताबें हैं, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो गया, माई मोरल बेसिस ऑफ वेजिटेरियन हो गया, टीच द वर्ड्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी हो गया, ठीक है। इन सभी तथ्यों को याद रखेगा और अगली क्लास से जुड़ना हो तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी का धन्यवाद। बस दोस्तों निवेदन है, आप सभी वीडियोस को शेयर करते चलें और आगे पढ़ाई करते चलें। एक चीज और कहना चाहूंगा, आप देख रहे होंगे कि इस बीच जो है आपकी लाइव स्ट्रीमिंग वाली जो क्लास थी, जो लाइव क्लास दी जा रही थी, वो अभी बंद हो गई है दोस्तों। YouTube ने हमारी लाइव क्लास हटा दी है, ठीक है। YouTube ने हमारी लाइव क्लास की जो परमिशन थी वो हटा दी, इस वजह से हम लाइव क्लास देने में असक्षम है, लेकिन उसका हमने एक अल्टरनेट रास्ता बनाया है। आज से आप जब स्टडी 91 पर आएंगे तो आपको एक अलग फोल्डर नजर आएगा लाइव क्लास का, उसमें स्पेशल तरीके से लाइव क्लास दी जा रही है ताकि आपकी पढ़ाई किसी वजह से बाधित होने वाली ना हो, ठीक है। आपको लगता होगा कि चीजें जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है। आपको पता होगा अभी 2-3 दिन पहले हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटा दिया गया था, ठीक है। आपने
बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन देखे होंगे, जैसे पेटीएम को प्ले स्टोर से हटा दिया गया। चलो पेटीएम तो इतना बड़ा ब्रांड था, स्टडी 91 को भी हटा दिया गया। ठीक है, जो लोग भी देखे होंगे रिसेंट में 2-3 दिनों तक हम लोग एकदम डिस्टर्ब हो गए थे, कभी हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, कैसे क्या किया जाए। एप्लीकेशन का रिमूव होना ये एक बड़ा टास्क था, और रिमूव किस वजह से हुआ मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। होता क्या है, जब कोई व्यक्ति ज्यादा अच्छे से काम करता है, बढ़िया से काम करता है, उसकी जिंदगी में रुकावटें बढ़ी आती हैं। जैसे अभी यूट्यूब को क्या पड़ी थी, लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की, ठीक है, तो स्टडी 91 की लाइव स्ट्रीमिंग क्लास रोक दी गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे और आगे हम उसका अल्टरनेट रास्ता बना रहे हैं, ठीक है। तो बस आप सभी मेहनत से पढ़ते चलिए और बाकी चीजें हम देख लेंगे, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।